आओ मैं तुमसे बात करूं, मेरे क्लोजेटेड एनिमल लवर। अब तक जहाँ जहाँ पे भी गए होगे, जहाँ जहाँ पे तुमने बात करने की कोशिश करी होगी, या तो तुमको ये बोला गया होगा तू एक मिसोजिनिस्टिक पीस ऑफ शिट है, या फिर तूने अपने दोस्तों से ही लड़ लिया होगा जाके कि नहीं नहीं भाई ये पिक्चर बहुत अच्छी है भाई, तू समझ नहीं रहा है, इट हैज़ इट्स ओन सबटेक्स्ट, इट इज शोइंग रियलिज्म। भैया चिल मारो, हर जगह अपने आप को एक्सप्लेन मत करते रहना। एक बात समझ जाओ भाई, जो इंसान खुद पिक्चरें नहीं बनाता है और बैठ के तुमको ज्ञान दे कि तू पिक्चर कैसी है, ऐसी है, ऐसा है, वैसा है, ज़्यादा सीरियसली मत लो, ठीक है। पिक्चर ने बहुत क्लियरली बोला भी है कि इन जैसे लोगों को क्या जवाब देना है, एग्जैक्टली यही रिएक्शन देना है आपको। देखो यार, अब सीन क्या है कि अब अंदर से तुमको तो बस चुल मच रही है कि यार एकदम एक हफ्ते हो भी चुके हैं यार, पिक्चर भी देख लिए यार, किसी से बात करनी है, क्या करूं, कैसे बात करूं, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करने में, इसकी फ़िलॉसफी के बारे में बात करने का मन करता है, बट किससे बात करूं, क्या बात करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्त, हम और तुम हैं यहाँ पर, हम और तुम बैठ के यही बात करने वाले हैं आज बैठ कर। और बाय द वे, अगर तुम्हें मेरी इन सारी कॉन्वर्सेशन में अगर कलेश वाला पार्ट जाना है तो इस वाली टाइम स्टैम्प पे पहुँच जाना भाई, क्योंकि यहाँ राइटिंग सेक्शन में मैंने बताया है कि वांगा की पॉलिटिक्स क्या है और वांगा की आइडियोलॉजीज़ जो उसने इसमें प्रेजेंट करने की कोशिश करी वो क्या है, जहाँ तक मुझे समझ में आई हैं। खैर, सबसे पहले हम फिर चालू करते हैं इसके जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनसे, स्टार्टिंग विद साउंड डिज़ाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की बीजीएम की। कुछ जगहों पे तो बीजीएम बहुत ऑन पॉइंट है। इनफैक्ट इस पूरी मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लोग यही कह रहे हैं कि इसका बीजीएम है, जो कि ये वाला म्यूजिक है, स्पेशली व्हेन दे आर सेइंग इट। ये वाला म्यूजिक कूल है। इनफैक्ट जब जीजा को मारा जा रहा है तो एक बहुत ही मस्त सेटिस्फैक्शन भी फील होती है जब ये वाला म्यूजिक बज रहा होता है। बट द थिंग इज कि कुछ जगहों पे ना यही सेम बीजीएम, ये वाला सेम बीजीएम नहीं, मतलब द वेरी बीजीएम ऑफ दिस फिल्म जस्ट फील्स लिटिल मोर फोर्स्ड, जहाँ पे पता चलता है कि आपके स्क्रिप्ट में अगर एक सही तरह की ब्रिजिंग नहीं हुई है तो वांगा साहब को बेसिकली वहाँ पे एक म्यूजिक डाल के फोर्स करवाया गया है, एक तरह की फीलिंग की ऑडियंस फील कर सके। और जहाँ पे वो ऑडियंस को आप फील तो कुछ कराना चाह रहे हो पर ऑडियंस को फील कुछ और हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअली में लोगों का ये मिसोजिनी एंड एंटी फेमिनिस्ट काइंड ऑफ जो इमोशंस इवोक होता है वो स्पेशली इस वाले सीन से हुए होंगे, जहाँ पे रणबीर और रश्मिका दोनों पहली बार मिलता है। और यहाँ पे जैसे ही जब रणबीर रश्मिका को अपनी ये अल्फ़ा मेंटालिटी समझा रहा होता है कि मैं अल्फ़ा हूँ, तेरा मंगेतर बीटा है, ठीक है, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और पीछे कौन सा म्यूज़िक बज रहा होता है, तब पैदा हुई पोएट्री। अब यहाँ पे लोगों को फील होता है कि बेसिकली मैं यार रणबीर ने क्या कूल बात बोल दी भाई, इलेक्ट्रिक गिटार बज गया भाई, ठीक है, पेल्विस बोला है बड़ी है भाई, यू कैन अकोमोडेट हेल्दी बेबीज, इलेक्ट्रिक गिटार बज गया, क्या मस्त है भाई। बट द थिंग इज कि यहाँ पर आप जो एक इमोशन लाना चाहते हो कि दो प्राइमेट्स के बीच में, यही तो बताता है कि जंगल में जैसे तरह से होता है, तो ये बताता है कि जब दो प्राइमेट्स और दो प्राइमेट्स एक दूसरे को जब वो चैलेंज कर रहे हैं जंगल में, वेयर द गर्ल इज काइंड ऑफ चैलेंजिंग थ्रू हर आइज, थ्रू हर जेस्चर्स कि यू कैंट हैव मी, ठीक है, एंड रणबीर इज सेइंग दैट आई विल डेफिनेटली हैव यू, यू विल इनफैक्ट कम रनिंग टू मी। ये वाली चीज़ जब उसे फील कराई जा रही होती है तो पीछे से ये वाला गिटार बजाया जाता है टू शो दैट काइंड ऑफ रॉनेस, दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकनेस बिटवीन द टू कैरेक्टर्स। पर होता यह है कि आपके स्क्रीन प्ले में तो ये वाली चीज़ आपने कहीं दिखाई नहीं अच्छे से कि दोनों के बीच के क्या प्रीटेक्स्ट है, क्या तरह का सा इन लोगों का केमिस्ट्री रह चुकी है। आपने बजा दिया यहाँ पे ये वाले गिटार का म्यूजिक, तो यहाँ पे लगता है कि अरे क्या फोर्स है यार ये वाली फीलिंग। तो आई विल गिव एन एग्जाम्पल, मिर्ज़ापुर सीजन 2। नहीं, हम ऐसे ही सोच रहे थे कि फिर सेक्स वेक्स का क्या करती हो तुम, मतलब 1.5 साल से तो करा नहीं होगा, और कैसे मैनेज कैसे करती हो? बहुत अजीब आदमी हो। हमसे आज तक कोई ऐसे बात नहीं की। सब लड़कों की हमेशा हमसे फटी है। चूतिया होंगे वो लौंडे जिनकी तुमसे फटती रही। मुन्ना, तुम्हारे जैसा हम कोई दूसरा नहीं देखे, क्योंकि हमारे जैसा और कोई दूसरा है नहीं। भगवान एक ही बनाया हमको, फिर उसकी भी फट ली, सोचा अगर एक और बना दिया तो लग जाएगी। अब देख रहे हो
इन दो कैरेक्टर्स के बीच में कितनी रॉ एंड सेक्सुअल एनर्जी है, बट क्या यहीं पे भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक म्यूजिक इस्तेमाल किया गया? पर रॉ एंड सेक्सुअल एनर्जी तो यहाँ पे भी बहुत है, और यहाँ पे भी डायलॉग बाजी बहुत गजब की चल रही है। बिकॉज जब पता है कि स्क्रीन प्ले इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये वाला इमोशन इवोक हो जाएगा, तो यू डू नॉट हैव टू शो दीज काइंड्स ऑफ गिमिक्स कि आपने एक इलेक्ट्रिक गिटार पीछे से बजा दिया एक कूल फीलिंग लाने के लिए, एक रॉ फीलिंग लाने के लिए। किसी भी कैरेक्टर को कूल दिखाने के लिए जो पीछे म्यूजिक करना होता है, दैट्स वेरी वेरी ओल्ड फैशन वे। आपके स्क्रीन प्ले में इतना दम होना चाहिए कि वो साला दिखा दे कि भाई साहब की बहुत गजब ही लेवल की चीज़ हो रही है इस सीन में। यू डू नॉट हैव टू शो एनीथिंग, योर म्यूजिक शुड बी द कैटलिस्ट ऑफ वॉट इज बीइंग शोन ऑन स्क्रीन इन इटसेल्फ। अगर म्यूजिक में हटा भी दूँ ना वहाँ से, तो लोगों को समझ में आ जाए कि भाई साहब रॉ सेक्सुअल टेंशन है वहाँ पे। ऑल्दो आई गेट इट, आपको बहुत छोटे से टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें फील करानी है ऑडियंस को, बट जब भी आप उनको स्पून फीड करते हो ना, तब वो आपकी जो इंटेंड इमोशन जो भी आप इवोक करना चाहते हो उसकी जगह वो कुछ और परसीव कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हुआ, जहाँ पे लोगों को लगा कि अरे ये तो साला सेक्सिज्म प्रमोट हुआ जा रहा है, ये मुझे कूल क्यों लग रहा है सीन देखने में, ऑल्दो इतने में बस नॉर्मल फ्लर्टेशियसनेस है। इतना तो बेसिकली एक दूसरे को कई बार लोग क्लब्स में ही बोल देते हैं दैट हे यू हैव नाइस बैक, यू हैव नाइस गॉट नाइस चेस्ट। और अगर चीज़ें थोड़ी और इंटीमेट हो गई, जैसा कि रश्मिका और रणबीर के बीच में था थोड़ा सा एक इंटीमेट स्पेस में है एक्चुअली में, बिकॉज दे वर स्कूल स्वीट हार्ट्स, सो दे हैव दैट लग्जरी ऑफ गोइंग लिटिल पुशिंग द बाउंड्रीज दैट ही कैन कमेंट ऑन हर पेल्विस, यू अंडरस्टैंड। ऑल्दो इसी सेम तरह के बीजीएम को जिसका मैंने एग्जांपल लिया है, इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया है इस सीन में। यहाँ पे स्कूल बॉय रणबीर की बहन को छेड़ा जाता है, और फिर बाद में स्कूल बॉय रणबीर जाता है अपनी बहन के कॉलेज के बच्चों को धमकाने के लिए कि उसकी बहन को किसने छेड़ा, और फिर वो गन लेके पहुँचता है, और गन लेके जब पहुँचता है और फिर बाद में वो बंदों को चेस डाउन करता है। ध्यान देना इसके पीछे का म्यूज़िक किस तरह का इस्तेमाल हुआ है। तो तुम देखते हो कि यहाँ पे सीटी बज रही है, और जब भी व्हेन वी अंडरस्टैंड, जब कोई किसी को मोलेस्ट करता है या कोई भी किसी को छेड़ता है या वर्बली उसको टीज करता है, तो सीटी मारना इज अ वेरी कॉमन थिंग ऑफ विच इज समथिंग विच इज़ अ वेरी एक्सेप्टेड वे इन अ पॉप कल्चर की अगर किसी को भी किसी भी मोलेस्टर की अगर एक्टिंग करनी है तो सीटी तो बजानी ही पड़ेगी। बट यहाँ पे कैसे सीटी को इस्तेमाल किया जाता है डराने के लिए। दैट सेम विसल विच इज़ यूज्ड फॉर टीजिंग, in this BGM it is used for actually threatening, and the threat is Ranbir Kapoor himself. So you see कि वो जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि छेड़ा जा रहा है, छेड़ने का बदला लिया जा रहा है, वो वाला कॉन्टेक्स्ट भी सेट हो रहा है, प्लस एट द सेम टाइम आप वहाँ पे डर का माहौल भी दिखा रहे हो, एक एनर्जी भी दिखा रहे हो। पर अब तुम्हारी भी बात सही है, ये कहोगे यार यहाँ पे तो BGM को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे म्यूज़िक चलना चाहिए, वहाँ वाले में म्यूज़िक नहीं चलना चाहिए था रणबीर एंड रश्मिका के बीच में। तो बात तो भाई तुम्हारी भी सही है, यहाँ पे धमकाने जा रहा है, यहाँ पे इवोक करना ही करना है वो इमोशन। अगर मैं पीछे से म्यूज़िक हटा भी दूँ तब भी साला यू विल अंदर से फील की इसकी बहन को कैसे छेड़ा, बहुत बढ़िया भाई, बदला लेने पहुंचा, वेरी गुड, आई एम विद यू, गोली क्या गन लेके बजूका टैंक जो मिले साला उससे मारो। ये फीलिंग जब ऑडियंस के अंदर ऑलरेडी है वो बस उसको एलिवेट एक्स्ट्रा कर देता है। ओवर हेयर द काइंड ऑफ इमेजरी दैट इज बीइंग शोन ऑन स्क्रीन इज इन सिंक विद द काइंड ऑफ म्यूजिक विच इज इन बैकग्राउंड, एंड इट इज प्योरली and fully justified. It is fully justifying the music also. When your music justifies your scene, sorry, more than when your scene justifies your music, now that is the perfect harmony. Although मैं कोई नहीं होता हूँ कि मैं किसी को कि डायरेक्टिंग कैसे सिखाऊं, बांगा साहब को तो बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला, मैं बस तुमको कह रहा हूँ, चूज योर म्यूजिक करेक्टली, and even if you are putting those kinds of music, justify that music through your scenes. Something should be there in the background, something there should be on the screen. और दूसरी जगह जहाँ पे मेरे को BGM बहुत ऑन पॉइंट लगा, मतलब इवन बेटर देन दिस म्यूजिक, तो ये वाला सीन देखो जहाँ पे रणबीर और उसके मादरचोद जीजा के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है। यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, जहाँ पे रणबीर अपने जीजा को चैलेंज कर रहा है और जीजा उसको चैलेंज कर रहा है, दोनों एक दूसरे को ना दे वर ट्राइंग टू पुश डाउन ईच अदर, ठीक है, जिसमें बीच में बहन भी घुस रही है कि तुम मेरे पति से कैसे बात कर सकते हो, सॉरी बोलो, ऐसे बोलो, वैसे बोलो, पर पीछे क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। कहाँ तक दिखता है आपको अगले 5, 10, 25 साल में बिजनेस कहाँ होगा और कहाँ होना चाहिए, ये दिखता है?
हाँ पता चल गया तो कितना स्मार्ट है, अब चुप हो जा। सरप्राइजेस भी दी, हार्वर्ड से एमबीए करके भी तू सिर्फ चुप रहो बस करो बोलती रही। सो सैड। क्यों जीजा जी, मेरी बहन को आपके घर में बोलना अलाउड नहीं है क्या? बात सिर्फ इतनी है। रणबीर की छोटी बहन और ये जीजा का छोटा भाई, ये दोनों कर रहे हैं नैन मटक्का, और ये दोनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं, ठीक है। बट इसके बीच में क्या हो रहा होता है, एक तरफ लड़ाई चल रही है, एक तरफ पीछे प्यार चल रहा है। पर ये जो मैसेजेस की आवाज़ है, इसको देखो कितनी खूबसूरती के साथ इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बीच में ना इंटीग्रेट हो रही है। प्रेजेंट कर रहे हो, ऐसे छुप छुप के क्यों मिल रहे हो उन लोगों से? डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। छुप छुप के क्या? सीएम साहब मेरे दोस्त हैं। दोस्त है तो पार्टी का झंडा गले में लटका है क्यों घूम रहा है? उसकी सिक्योरिटी ने गन्स गेट में क्यों नहीं डिपॉजिट करी? चीफ मिनिस्टर है, देयर आर प्रोटोकॉल्स टू फॉलो। देयर इज नो प्रोटोकॉल इन दिस कंपाउंड। एज इफ इनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, दैट इज इन सिंक विद द टेक्स्ट एट द स्पीड ऑफ टेक्स्ट दैट दे आर गिविंग टू ईच अदर। कि यहाँ पे एक इंसान ने रिसीव किया, यहाँ पे एक साइड ने रिप्लाई किया, यहाँ पे एक साइड ने रिप्लाई किया तो इस साइड पे बंदे ने रिसीव किया, ऐसे बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ चले जा रहा है। तो जिस वजह से क्या होता है, पीछे का जो म्यूजिक है वो भी ओवर पावर नहीं कर रहा, वो आउट ऑफ सिंक नहीं लगता है। इनफैक्ट वो एक तरीके से बहुत खूबसूरती के साथ ब्लेंड हो जाता है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो क्वारल है इसके बीच में ये फ्लर्टेशियस मैसेजिंग की आवाज़ें किस तरह से आपकी ना इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। ओके, यू गॉट माय पॉइंट शायद, नो नो। अब आते हैं हम इसके दूसरे सेक्शन पे, विच इज सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफर अमित रॉय ने इस फिल्म के अंदर काफ़ी डिसेंट काम किया है। डिसेंट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत स्पेशल नहीं है ये मूवी, भी कोई बहुत विजुअली चार्ज फिल्म नहीं है, जैसे कि आपकी रिसेंट में आई हुई आर्चीज़ हो गई, KGF हो गई। ये बहुत ही विजुअली चार्ज फिल्म्स हैं कि इसके अंदर जो कलर पैलेट है वो बहुत यूनिक है, जो लाइटिंग है वो बहुत यूनिक की गई है। फिल्म की जो लाइटिंग है वो काफ़ी हद तक बहुत जगह फ्लैट भी लगी मेरे को, बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं लगी। वांगा जी, अगर आप इतने ही रेवोल्यूशनरी डायरेक्टर हैं तो आपने अपने क्लाइमैक्स में इतनी फ्लैट लाइटिंग का क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्या आप यहाँ पे एक तरह का एक इंटरेस्टिंग पैलेट जहाँ पे आपको बनाने का मौका मिला था, आपने क्यों नहीं बनाया? अब कितनी बार हम लोग अपने, ये मेरे को लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में भी एक फैशन सा चल गया है ऑफ यूजिंग लैम्प्स, एंड वी आर जस्ट अब्यूजिंग लैम्प्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अच्छा ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ तुमको, ये आई होप तुम्हें दिखाओ, देख रहे हो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ लैम्प का, क्योंकि हाँ ये जो मैंने टेप से अपना स्विच बोर्ड बना रखा है ना, उसको छुपाने के लिए मैंने लैम्प रखा हुआ है। लाइक आई हैव अ रीज़न, बिकॉज या फाइन आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लाइटिंग एंड इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल वीडियो ऐसे। तो वीडियो ऐसे वगैरह में समझ में आता है कि भाई तुमने एक फ्लैट लाइटिंग रखी हुई है, फ्लैट लाइटिंग में करो, बट आपके पास तो मौके हैं ना एक इंटरेस्टिंग पैलेट बनाने के, आप वहाँ पे इंटरेस्टिंग पैलेट क्यों नहीं बनाते हो? Just count the number of lamps which is used in the climax scene of the film. देखा? अब बेसिकली क्या है, लैम्प्स को फिल्म्स के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि वो आपकी जो लाइटिंग्स हैं वो आपको जस्टिफाई कर सके, आपकी प्रैक्टिकल लाइटिंग है ये, ठीक है। अब मैंने जैसे एक लैम्प लगा रखा है, अब लैम्प के जस्ट पीछे मैंने एक और लाइट लगा रखी है, आ गई, इसके जस्ट पीछे एक लाइट लगा रखी है मैंने, ठीक है फाइन, जो कि येलो कलर की है, और वो ये वाली इससे निकलने वाली जो येलो लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है वो इसको जस्टिफाई कर रही है। जस्ट मैं बाद में इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा इसके अंदर ही, ठीक है। और ऊपर से फिर मैंने क्या किया है, एक दूसरी रिंग लाइट ली है जिसके अंदर से वाइट लाइट निकल रही है, जो कि मेरे पूरे फेस को और मेरे बैकग्राउंड को थोड़ा सा ना एक इवनली लाइट अप कर देता है। बट आपके पास वहाँ पे लास्ट मोमेंट पे क्या आपके पास ऐसे मोमेंट नहीं थे कि आप वहाँ पे ड्रामेटिक लाइटिंग कर सकते थे? एंड मैं तो ये कह रहा हूँ, दिवाली का सीन है, अनिल कपूर के जस्ट पीछे खिड़की भी बनी हुई है जहाँ पे बेसिकली पीछे दिवाली चल रही है, अलग अलग फटाके हैं, उन फटाके जो पीछे जल रहे हैं उसके बीच में से फ्लिकर करती हुई लाइट अंदर कैरेक्टर्स के ऊपर पड़ती, जैसे जैसे इमोशंस अंदर है एक फ्लिकरिंग लाइट अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आती, जैसे फटाके हैं उन्हीं टाइप की कलर्स की लाइटिंग अंदर होती।
तो आपके सीन में ही कितनी इंटरेस्टिंग तरह से कलर्स चेंज हो सकते थे, जैसे कि ऐसे। पापा सुनाई दे रहा है? बहरा नहीं हूं मैं। स्वास्थ्य की स्टॉक रिपोर्ट्स की फाइल मेरे डेस्क पे क्यों नहीं है? आई वांट इट इमीडिएटली नाउ। पापा ज्योति अंदर ले जाओ इसे। तू हमेशा फोन नहीं उठा। इस सीन में कितना ड्रामा ऐड कर सकते थे तुम अगर एक लैंप होता और तुम्हारे आगे से इस तरह से लाइटिंग्स चेंज होती जा रही हैं। एक बहुत ही इंटेंस सिचुएशन है, पीछे से फ्लिकर हो रही हैं लाइट्स, पीछे से पटाखे बज रहे हैं, जिस तरह के पटाखे आ रहे हैं उस तरीके से आपके चेहरे के ऊपर कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। जिस तरह की सिचुएशन है आपकी सीन में उस तरह से आपके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं सीन के। फिर एक फ्लैट लाइटिंग आ गई मोमेंट में। सो इसी कितना इंटरेस्टिंग हो सकता था ये पूरा सीन, कि अगर आप बस वहाँ पे लैंप्स को इतना अब्यूज़ ना करते, और किस तरह से आप लाइटिंग्स को कितना यूनिक इस्तेमाल कर सकते थे, बट यू डिड नॉट डू दैट। सो आई वुड जस्ट रेट दिस सिनेमाटोग्राफी एट मोमेंट्स टू बी इफेक्टिव बट एट टाइम्स वेरी फ्लैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर टाइम अपने विजुअल पैलेट आपको बहुत ही इस तरह का डार्क ग्रिम या फिर आपको एक बहुत ही स्टाइलाइज तरीके से देना है। आपकी सिनेमाटोग्राफी शुड नॉट ओवर पावर योर सीन्स, योर इमोशंस, बट इट शुड ब्रिंग अ न्यू कलर टू इट। अगर आपको इस अच्छे से लाइटिंग सीखनी है थ्रू लैम्प्स ओनली, देन यू शुड रेफर टू द फिल्म द बैटमैन। द बैटमैन के अंदर कितनी अच्छी तरीके से यूज़ किया है लाइट्स का, नॉट टू ओनली जस्ट लाइट अप अ सीन बट टू ऐड अ डेप्थ टू इट, जो कि ये वाली डेप्थ लैम्प्स के थ्रू सिर्फ आपके होटल वाले सीन में यूज़ की गई थी, उसको भी बहुत बेयर मिनिमम, जहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लाइटिंग की जा सकती थी वहाँ पे आपने इंटरेस्टिंग लाइटिंग इतनी नहीं करी। बट होटल रूम वाला जो टाइम था जहाँ पे फाइट सीन चल रहा था वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लाइटिंग पैलेट मैं समझता हूँ कि आपने की थी। आई थिंक क्लाइमैक्स में स्पेशली एक इंटरेस्टिंग विजुअल पैलेट क्रिएट किया जा सकता था। अब बात करते हैं इस फिल्म की एडिटिंग के बारे में। एडिटिंग जो कि इस फिल्म की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट लगता है, बिकॉज इसके स्टोरी टेलर, मेन सूत्रधार जो कि थे खुद संदीप रेड्डी वांगा, उन्होंने एडिटिंग को अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम रखा है इस पूरी मूवी के अंदर, कि मैं किस तरीके से साउंड डिज़ाइन आएगा, साउंड को मैं इधर लेके जाऊंगा, यहाँ से ये सीन काटूंगा, फिर यहाँ से पे ये लगाऊंगा, फिर मैं पीछे जाऊंगा। बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म इज कि इट डज नॉट कॉम्प्लिकेट एडिटिंग। एडिटिंग नीड नॉट टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग एवरी टाइम, जस्ट लाइक हाउ इट वॉज डन इन जवान एंड पठान, कि बहुत तेज़ आप सीन बदलो, बहुत तेज़ एंगल बदलो, नहीं ज़रूरत है। टेक एंड गिव टाइम टू योर कैरेक्टर्स टू ब्रीद इन अ फ्रेम। आपने एक सीन को भले ही आपने 3 से 4 एंगल से शूट करा होगा, बट ज़रूरी नहीं है आपको सारे ही एंगल्स दिखाना है। यू डू नॉट हैव टू गो जस्ट लाइक इन एंड आउट एवरी टाइम, जो कि कई बार मैं भी करता हूँ, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू। बट इनफैक्ट यहाँ पे कोई बहुत स्पेशल इफेक्ट्स का भी बहुत एक्सट्रीम में यूज़ नहीं किया गया है। ये वाला जो इफेक्ट था, ये वाला सीन, ये वाला जो इफेक्ट है बहुत सिंपल एडोब प्रीमियर प्रो की प्लगइन से बनाया गया है, जिससे आप बहुत इजीली आपने ना एक इफेक्टिव मैसेज क्रिएट कर दे कि एक्सट्रीम काइंड ऑफ एड्रेनल पुश होता है ना, आपने वो क्रिएट कर दिया without even doing and giving it a lot. So you have to understand, a great editing is an invisible editing which does not feel like अरे वाह क्या edit किया. It needs to support your story, not something that should be used as a saving grace of the film. Editing if used as a saving grace of a film, then भाई समझ जाओ तुमने हक दिया भाई, तुमने ऑन सेट बहुत हगास मचाई है। तो प्लीज़ आपको ऑन सेट बहुत शार्प रहना पड़ेगा कि आपको एडिट टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा काटपीट ना मचानी पड़े। तो अब बात करते हैं एक्टिंग की। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया, सबने बहुत प्यारा काम किया। ओके ठीक है, थोड़ा इन डेप्थ बात करते हैं। रणबीर कपूर की जो मेरे को एक्टिंग सबसे ज़्यादा मतलब बढ़िया लगती है मेरे को, ठीक है, इट इज़ कन्विक्शन टू द रोल, कि कहीं पे भी वो अपने डायलॉग्स बोलने में ना ऐसा अनकंफर्टेबल खुद नहीं होता, ऑल्दो ही सेज अ लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल थिंग्स लाइक शादी में ना एक डर होना चाहिए। Sadly, it's a man's world. I know, but he gives his 100%, कि he gives it
ऑल टू द कैरेक्टर एंड ही बिलीव्स इन द कैरेक्टर सो मच कि वहाँ पे कहीं पे भी फेकनेस फील ही नहीं होती है। अनिल कपूर गिव्स अ लाइफ टाइम ग्रेट परफॉर्मेंस, ठीक है। एक अड़ियल बाप का रोल वैसे वो पहले भी कर चुके हैं, बट एक अड़ियल बाप जब वो कमज़ोर पड़ता है, ये वाले मोमेंट होते हैं जहाँ पे एक ग्रेट एक्टर की निशानी पता चलती है। जब वो थोड़ा सा डरा हुआ दिखाता है अपने आप को, वहाँ पे पता चलती है ग्रेट एक्टिंग। रश्मिका वेरी ग्लैड दैट यू हैव डन अ ग्रेट वर्क। रश्मिका हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन दिस फिल्म। आपको शुरुआत में लगता है कि शी इज़ सो मच आउट ऑफ सिंक, बट जो फाइट सीक्वेंस होती है ना, वो जो स्टार्टिंग में होता है डिसबिलीफ कि व्हाई एम आई इवन डूइंग दिस, क्या मतलब एक साथ पढ़ते पढ़ते सो गए थे, आप दोनों रेसलिंग करके रहे थे एक दूसरे के साथ, सेक्स किया था क्या? हाँ तो ऐसे बोलना कि सेक्स किया था। तो दैट थिंग, दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट सीन जहाँ पे वांगा बार बार अपनी ही हिपोक्रेसी को ही पॉइंट आउट करवा रहा है कि हर चीज़ नहीं बाप के दम पे निकाली जा सकती है। Not everything is justified on the name of your father's revenge. What you did was a very conscious choice that you made at that time, and that was nothing but only cheating, which you are saying, which is a kind of your clear conscience, is nothing but a drama. They are doing again and again and again. क्योंकि अगर ऐसा होता तो जा मार देते ना, 100 लोगों को मारा हुआ है, इस लड़की को मारने में कौन सा जाता है। इस बार मैं बोल रही हूँ, मार दे जाके। This is what a great performer can do. I must say she would have rehearsed really well for this scene. Okay, this was one of the very flawless scenes. और ऐसे ही सेकंड हाफ में बहुत सारे मोमेंट्स में she gives a very flawless performance. फिर बात कर लेते हैं किड रणबीर की। किड रणबीर did a decent job as well. He understood कि अपने पापा के लिए कैसा लगाव होना चाहिए, किस तरह का उसके अंदर बचपन से एक कठोरता, एक अल्फानेस आपको दिखती है उसके अंदर। तो किड रणबीर हैज़ ऑल्सो डन अ ग्रेट जॉब। द एल्डर सिस्टर हैज़ डन अ phenomenal job to act out as a young person and then to act out as a old person. She did a phenomenal job of being a bigger sister, to be actually worried, to be, you know, उससे बड़ी है तो कैसे authoritative type of act कर रही है। Now that kind of thing that she had pulled off, being emotional, being vulnerable, being taking the side of her husband, she has done a phenomenal job. Now coming to the meaty part of the section जहाँ पे मैं बात करूँगा the philosophy and the politics of Animal. इसके ऊपर एडिटिंग करनी थी ना मेरे को। अब कितना ऑकवर्ड लग रहा है इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इस फिल्म की राइटिंग की। मुझे ये फिल्म मिसोजिनिस्टिक नहीं लगी। ओ, तुम कहोगे ये फिल्म मिसोजिनिस्टिक है, क्यों? क्योंकि इसमें रणबीर बोलता है इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, और फिर बाद में रश्मिका वो गले से ही पकड़ता है, वो अपनी लीडिंग लेडी को अब्यूज भी करता है। ये रणबीर पहले नहीं कर चुका? Now I get it. Bombay Velvet was a bad film indeed. Nothing to be remembered. So are you trying to say कि this movie is something to be remembered? But then you say that you like this film and you find the plot interesting. तो एक इंटरेस्टिंग प्लॉट के अंदर तुम्हारा लीडिंग मैन कैसे अब्यूजिव हो सकता है? बट यही तो पॉइंट है। दिस फिल्म के टाइटल में एनिमल क्यों लिखा है? कि वो इंसान से एक एनिमल में ही टर्न हो रहा है। लुक एट दिस सीन फॉर इंस्टेंस। भाई क्या? Oh, you've come to save the Gudiya from the monster. He is referring to himself as a monster. He realizes what he is doing. But abuse तो किया गया, गला पकड़ा गया है, ब्रास स्ट्रैप से मारा गया है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो है ना। उसके कॉन्सिक्वेंसेस में तो उसको भी थप्पड़ मारा गया है। क्या यूजुअली रिलेशनशिप्स में ये नहीं होता? मैं ये नहीं कह रहा मारा पीटा हो जाती है, बट जो भी तुम एक्शन लेते हो, जितने एडवर्स स्टेप्स लेते हो, उसका कहीं ना कहीं एक रेसिप्रोकेटिव आंसर बैक तो मिलता ही है। जहाँ पे रणबीर कपूर का माथा नहीं थनकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इट्स गुड, थैंक गॉड कि ऐसी पिक्चरें आती हैं और समाज को बार बार याद आ जाती है ये वाली चीज़ें कि भाई ये चीज़ें गलत है। क्योंकि हमारी अंडरलाइंग समाज के अंदर कितनी बार ऐसा होगा कि आपने कोई चीज़ करी
उसे इन टर्म्स ऑफ मजाक में लिया, आपने कहीं पॉप कल्चर में इधर उधर देखा, उसे पॉइंट आउट नहीं किया गया, एंड नाउ यू थिंक इट इज़ नॉर्मल, विच इज़ गुड कि एनिमल जैसी मूवी आती है एंड आप अपनी मॉरलिटी को बार बार क्वेश्चन कर सकते हो, विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गुड फिल्म, विच कीप्स यू इन दैट सिचुएशन कि वॉट इज़ रॉन्ग, वॉट इज़ राइट, एंड वंस इट इज़ वेरी क्लियर इन योर माइंड कि भाई किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का वर्बल या फिर फिजिकल अब्यूज या फिजिकल असॉल्ट करोगे, दैट इज क्रिमिनल ऑफेंस, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. यू कैन बी बुक्ड फॉर सो मेनी क्रिमिनल चार्जेस इफ यू हिट अ लेडी और इफ यू हिट एनीबडी फॉर दैट मैटर. सो वी हैव टू सी इन दिस केस कि यहाँ पे नुआंस कहाँ पे आता है कि संदीप रेड्डी वांगा के हिसाब से वो ये नहीं कहता सही गलत क्या है, गलत और बहुत गलत के बीच में आपको कुछ चुनने को देता है. वो गलत रणबीर कपूर जो कि अब्यूज़ तो करता है अपनी वाइफ को, जो कि दर्शाता है कि वो किस तरह का दरिंदा बनता जा रहा है, और एक तरफ प्योर दरिंदा बॉबी देओल जिसको कॉन्सिक्वेंस उसके एक्शंस का इमिडिएटली क्या मिलता ही नहीं है. उसको जिस रीज़न से मारा जाता है दैट इज़ नॉट बिकॉज ही अब्यूज्ड हिज वाइफ, इनफैक्ट ही लिटरली her wife, newly wed my wife in front of everyone. Then he forces other wives to have a foursome with her. और वहाँ पे आपको पता चलता है कि monstrosity क्या है वांगा के वर्ल्ड में. What is being a real monster is. Who would eat raw meat, who would not care for human life, who would go slap around his wife without any consequence, where their wife is not in a position to answer him back. Now that is a true definition of monster in this context. मैं अभी भी कह रहा हूँ डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, बट इस मूवी में ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है कि आपके लीडिंग कैरेक्टर अपने एक्शंस के जब भी वो कमिट करता है वो बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के निकल जाता है. बट ऐसे मूवमेंट ही कौन सा है जहाँ पे आपके ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट्स को या फिर सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट्स को इशू होने लगती है. पहली बात तो मैं लेफ्टिस्ट भी नहीं कहूँगा. इफ़ यू ट्रूली बिलीव्ड इन एनी काइंड ऑफ अ लिबर्टी, एनी फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट, यू वुड नॉट ट्राई टू शन अदर काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स एज वेल, विच इज़ अ मूवी, सॉन्ग और एनीथिंग. येस दे कैन बी बैड, सो यू ब्रिंग योर ओन काउंटर आर्ट फॉर्म. जैसे कबीर सिंह का काउंटर आर्ट फॉर्म था थप्पड़, राइट? सो ब्रिंग समथिंग लाइक दैट. People will appreciate an answer of an art in the form of an art, not by shaming other people कि हाय राम रे तू कितना बेशरम है, तेरे को पिक्चर क्यों पसंद है, तू बनाना अच्छी वाली, फिर हम भी देखेंगे, पैसा दे के देखेंगे भाई, क्यों नहीं देखेंगे. Anyway, I just got a little carried away. Now coming back to this point कि यहाँ पे ऐसा क्यों फील होता है आपको कि रणबीर कपूर बिना किसी, यहाँ पे आपको ऐसा क्यों लगता है कि रणबीर कपूर को किसी कॉन्सिक्वेंस के बगैर वो निकल जाता है. एक तरफ तो रश्मिका को ब्रास स्ट्रैप से वो उसको हिट करता है, फिर बाद में ऑइंटमेंट मल रहा है, फिर बाद में रश्मिका उठ के उसे किस कर देती है. रियलाइज कि यार ये आदमी अब्यूज़ भी करता है बट इसके प्यार में तो कोई कमी हो ही नहीं रही है, बेइंतहा प्यार मिले जा रहा है इस आदमी को. तो आपको ये देखना है कि हाउ वांगा एक्चुअली ट्रीट सेक्स इन हिज राइटिंग. इन दिस स्टोरी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वांगा डज नॉट यूज सेक्स एंड एन एक्ट ऑफ इंटिमेसी which is kissing or hugging as any form of loving intimate connection through Rashmika. It is very different for Ranbir and it is very different for Rashmika. For Rashmika's character, she treats sex not only as sex but as a something which can bring his man back from the darkness that he is. Ki if I would project this kind of love, this kind of care to him, then क्या पता ये आदमी ना अपने उससे निकल है, अपनी दरिंदेपन से. इसलिए वो उसको उसके अब्यूज़ करने के बाद भी किस करती है, चीट करके आता है तब भी वो उसे किस करती है. जब चीज़ें उसकी शादी में ठीक नहीं जा रही होती, उसे शादी को ठीक करने के लिए भी वो उसके पीछे उसको इंस्टिगेट करती है. शी ट्राइज टू काइंड ऑफ वू हिम थ्रू द ड्रेस एंड एवरीथिंग. यू अंडरस्टैंड दैट इन मैरिजेस सेक्स play a very different and very multi-dimensional roles in a couple's journey of exploring love.
आप यूट्यूब की बतेरी वीडियोस वगैरह देख सकते हो जहाँ पे टाइम एंड टाइम आउट, इनफैक्ट इस मूवी के अंदर भी जो साइकोलॉजिस्ट होती है वो सबसे पहला सवाल ही क्या पूछती है कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू हैव सेक्स, बिकॉज सेक्स डज नॉट ओनली डिनोट दैट कि आप इंटीमेट कितने हो एक दूसरे के साथ, क्या आप इमोशनल कौन से मेंटल स्पेस में हो, कि आपकी बॉडी के दूसरे फंक्शंस काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एंड हाउ इज वन यूजेस सेक्स इन दिस थिंग. सो रश्मिका कम्स फ्रॉम अ प्लेस where she is using sex and kissing and intimacy from bringing back his man out of darkness, whereas Ranbir treats sex as a statement. चलती प्लेन में सेक्स करना है, क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूँ. भरे मैं एयरपोर्ट के ऊपर ही क्यों कर रहा हूँ, मैं किसी रूम में जाके क्यों नहीं सेक्स कर सकता हूँ, बिल्कुल रूम एयरपोर्ट पे ही क्यों करना है, जबकि पता है उसको कि देख तो कोई ना कोई सकता ही है, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम अनदेखा हो जाए, बट इट्स जस्ट दैट कि कोई देख भी लेगा तो कोई मेरा नहीं कुछ उखाड़ सकता. एंड आई हैव टू प्रूव दिस टू माई गर्ल दैट आई एम सो पावरफुल अगेन एंड अगेन. दैट अल्फा थिंग ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट थ्रू हिज एक्ट ऑफ सेक्स, कि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे बीच रनवे पे सेक्स भी कर लूँगा और कोई पलट के मुझे देखेगा भी नहीं, और देखेगा भी तो कोई कुछ बोल नहीं सकता. ब्लैक बॉक्स के अंदर से हमारी आवाज़ें रिट्रीव हो जाएंगी बट उसे कोई सुनेगा नहीं. ये इट्स अ स्टेटमेंट. ये और स्ट्रांगली आपको और दिखाया जाता है जब बेसिकली यू नो टू शो हिज ब्रोवाडो इन फ्रंट ऑफ हिज फादर ऑल्सो. मरा पिटा पड़ा हुआ है पूरी तरीके से, पर जब साइकोलॉजिस्ट उससे पूछती है कि कितनी बार सेक्स किया है तो क्या बोलता है, तुम डर जाओगी सुन के, मैंने इतना सेक्स किया है कि अगले 5 साल तक भी ना करूं तो चलेगा. नो, ही इज ट्राइंग टू रीइंस्टेट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि वो कितना बड़ा मर्द है, और किसी और को पूछ के कि अरे तुझसे तो मैंने बहुत ज़्यादा सेक्स किया हुआ है. ये वाली चीज़ मैं सबके सामने दिखा दूँ, स्पेशली अपने फादर के सामने, किसी हाउ मच ऑफ अ मैन आई एम, कि मैं तुम्हारे लिए एक तो पूरी ये जंग लड़ रहा हूँ बैठकर, और तुम्हारे लिए जो मैं ये जंग लड़ रहा हूँ, ठीक है, आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट एंड ऑल्सो टू वॉट एक्सटेंट ऑफ अ मैन आई एम, हाउ मैनलीनेस इट इज इन देयर, मैं इतनी बार सेक्स किया है. इट्स अ वेरी फ्रॉइडियन मेंटालिटी विच संदीप रेड्डी वांगा ट्राई टू पोर्ट्रे की हाउ मच ऑफ अ सेक्स कैन यू नो अफेक्ट अ पर्सन's you know very act of showing affection and very act of showing power. One shows it for care, one shows it for power. I will also say कि ये वाली फिल्म मेरे को और मिसोजिनिस्टिक, पहली बात तो जो मेरा पिछला पॉइंट था, अगर आपको उसके बारे में और पढ़ना है तो यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट अ मैरिज काउंसलर and you can go through endless number of videos which are there on YouTube. You can go through many articles and research papers that how sex is actually functions in a marital agreement and how different it can be from the idea of sex that we have, which is purely physical. In a marriage, sex plays a very different role. दूसरा रीज़न जो मेरे को लगता है कि एनिमल इज़ नॉट अ मिसोजिनिस्टिक फिल्म, बिकॉज जितने भी मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट्स पास ऑन किए गए हैं वो रणबीर के एट हिज वीकेस्ट डिलीवर किए गए हैं. व्हेन ही वाज एट हिज वीकेस्ट, व्हेन ही इज़ एंग्री. मतलब आप ये सोचो ना कि एक बकरी दहाड़ कर मार रही है तो उसके दहाड़ने का कोई मीनिंग है क्या? नहीं ना. हमको ये समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें उसने बोली हैं, एंगर इज़ अ सेकेंडरी इमोशन नॉट अ प्राइमरी इमोशन. आप उसके लिए ये 2 वीडियोस एक बार चेक कर सकते हैं जहाँ पे 2 साइकोलॉजिस्ट ने बोला ही है कि एंगर कैन बी अ वे टू एक्सप्रेस योर डिप्रेशन, टू एक्सप्रेस योर सैडनेस, एंड यू शो इट थ्रू एंगर. अगर तुम अपनी साइकोलॉजिस्ट को सबके सामने ऐसे बेइज्जत करके दुलत्ती मार के निकालोगे तो फिर होगा क्या? हेल्दी वे में तो कोपिंग होगी नहीं, अनहेल्दी वे में कोप कर रहा था आदमी, और यही वो दिखाया गया है कि सबके ऊपर चिल्लाता फिर रहा है, अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रहा है, अपनी बीवी के ऊपर चिल्ला रहा है बैठ के, गन्स खरीद रहा है और बैठकर. ये हेल्दी वे ऑफ कोपिंग तो है नहीं ना, अनहेल्दी वे ऑफ कोपिंग है. तो यही तो संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाया है कि that he was not a misogynistic guy. If he was a misogynistic guy, he would have treated his sisters badly as well. वो कभी ये वाली चीज़ पॉइंट आउट नहीं करता कि तू हार्वर्ड गई थी and why are you not joining the family business. या तो बार बार इनकरेज कर रहा है कि come on, you're a woman, you have done a business में आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने अपनी डिग्री ली हुई है. Join the family business. He's trying to empower his sisters.
बट एक अनहेल्दी वे में अपनी वाइफ के ऊपर वो गुस्सा प्रोजेक्ट कर रहा है। तो यही तो दिखा है, दैट इज द एनिमलिस्टिक थिंग। एंड इवन हिज वाइफ अंडरस्टैंड कि ही इज इन अ हेवी डोज ऑफ सेडेटिव, स्टेरॉइड्स एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हाई इज एक्टिंग सो पैरानॉइड। इनफैक्ट मिसोजिनी दिखाई कहाँ पे गई है, वो है कबीर सिंह के अंदर, जहाँ पे वो अपनी एक when he is acting in certain way, when he is not only hurt but when he is strong, and when he should not act in that way, where he is actually being derogatory, जहाँ पे एक तरफ उसकी गर्लफ्रेंड उसको मनाने की कोशिश कर रही है, वो उसको उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा है, which is not even true। यहाँ पे तो संदीप रेड्डी वांगा corrected what he had done wrong in the last film, that he had made the character turn into a misogynistic person when he is at his weakest। तब misogynistic मैं मान सकता when Ranbir Kapoor would have been misogynistic when he was in a point when he was actually having strength, when he was mentally sane, and yet he is acting so misogynistic towards her wife। In fact तो उसकी wife तो कहती भी है ना कि he was he was being a nanny to me in my vulnerable condition when I was going through my difficult times. So now I have to act as like a nanny to him when he is going through a difficult time, especially to a person who is scared। क्योंकि एक मर्द जो होता है ना, वो अपना डर अब छुपा के रखना है, क्योंकि उसको कितना से छुपा के रखना है, अपने फादर से अपना डर छुपा के रखना है, उसे अपने जो भाई आए हुए हैं उसके सो कॉल्ड, जो उसके बॉडीगार्ड्स हैं, उनसे अपना डर छुपा के रखना है, उसको सबसे अपना डर छुपा के रखना है। पर डरा तो हुआ है ना, तो अपने डर को छुपाए कैसे? उसके ऊपर उसने गुस्से का एक पर्दा ओढ़ रखा है, डरा हुआ है कि कल को कोई भी फैमिली को आके मार जाए, मैं तो बचा ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं वीक हूँ, और इस बात का भी उसको बहुत स्ट्रेस है कि मैं इतना वीक कैसे हो गया यार, कहाँ मैं इतना फिट हैंडसम हुआ करता था, मेरे गाल फूल आए हैं, मेरी शक्ल बदल गई है, मेरा पेट निकल आया है, नाउ आई लुक अगली। तो ही इज स्कैर्ड, एंड स्कैर्ड मैन usually act violently if they do not know how to cope well. So I would say in terms of writing, they have nailed the part of him showing being angry, but they have not nailed the part of showing him vulnerable, not until the very last frame of the film, जहाँ पे आपको उसके जो रोना है ना, वो और ज़्यादा फील होता है कि पूरी मूवी में इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहा था और एकदम आते आते एकदम फट गया, एकदम मतलब ख़त्म हो चुका है। नाउ ही इज जस्ट क्राइंग हिज हार्ट आउट, हिज आईज आउट, एवरीथिंग आउट। तो आई थिंक इट्स नॉट अ मिसोजिनिस्टिक फिल्म। पर एक ऐसी बारे में बात करते हैं जहाँ पे वांगा की पॉलिटिक्स एक्चुअली में हमें समझ में आती है, एक ऐसी चीज़ जो कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। होपफुली मतलब मेरा वीडियो आ जाएगा तब तक शायद कोई ना ही बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कितनी इनोवेटिव बात है। ओके, एनीवे, स्टार्टिंग बैक, व्हाट आई एम सेइंग कि जो वांगा की रियल पॉलिटिक्स आती है ना, वो उसके रिलीजन में आती है, वो द एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन दैट ही टच्ड अपॉन इन दिस फिल्म। ही शोड कि कैसे रणबीर कपूर के जो कज़न्स हैं, उसके कज़न ने बेसिकली जो उसके पैटर्नल साइड पे जो इसके छोटे भाई थे, इसके ग्रैंडफादर के छोटे भाई थे, इसके छोटे भाई ने किस तरीके से वो स्कॉटलैंड गया, स्कॉटलैंड में जाके उसने अपने आप को आग लगा ली। फिर उसके जो बेटा था, उसके बेटे ने अपना रिलीजन चेंज करा, खूब सारी शादियां करी, उसमें से एक अबरार हुआ, और अबरार को इतना सदमा पहुंचा अपने दादाजी को जलता देख के कि उस ज़िंदगी भर बोल नहीं पाया, उसको इतना बड़ा सदमा पहुंचा, राइट। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या आती है? क्या वांगा ये दिखाना चाहता है कि कैसे मुस्लिम्स आर काइंड ऑफ पीपल हु आर, ही वाज ट्राइंग टू डिपिक्ट मुस्लिम्स एज अ डेमोनिक पीपल, एज डीमंस। व्हाट ही ट्राइड टू शो, व्हेन पीपल बिकम एनिमल, तब वो ना तो अपने बाप के सगे हो पाते हैं और ना तो साले अपने भगवान के। याद रखना, इस फिल्म में इट वॉज बेसिकली हिंदूज हु कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम्स to marry so many women, because खुद के पास तो कोई टैलेंट था नहीं, इसलिए तो उसके ब्रदर ने उसको लात मार के निकाल दिया था, इसलिए तो तुम स्कॉटलैंड भागे थे, और खुद तो आप गरीबी में जी रहे हो। तो अब मैं साला हथियाऊँ कैसे मैं? हाउ टू एक्वायर वेल्थ?
is to convert yourself into a Muslim and go on a rampant, a journey of marrying different women. उनसे अलग अलग औरतों से शादी करो, उनकी घर की संपत्ति हथियाओ, खूब सारे बच्चे करो और उन बच्चों को भी अपनी क्राइम फैमिली में ज्वाइन करवा लो। और फिर बाद में जिसमें से ये रणबीर कपूर का एक डॉपलगैंगर आ जाता है, अबरार आ जाता है, अबरार का दूसरा भाई आ जाता है। ये सब लोग बनते हैं आपकी द न्यू नस्ल ऑफ एनिमल पार्क, जहाँ पे सारे जानवर हैं। They really do not care about the religion and all. If they really cared about it तो पहले सीन में ही बॉबी बैठ के वहाँ पे शराब वगैरह पी रहा है, तो पता चल जाता है साला कितना ही मुसलमान है। रणबीर कपूर भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। उसको भी जब मौका मिलता है तो क्या बोलता है कि मौलवी साहब आ रहे हैं, उनसे अभी में हम निकाह करेंगे। अच्छा, जहाँ तेरे को कन्वीनियंस दिखी वहाँ पे तू 2 मिनट के अंदर तेरे को निकाह का सूझ गया, वहाँ पे इतनी जल्दी तेरे को रिलीजन चेंज करना है अपना। वाह, क्या बात है भाई। बाप की आड़ में तू इतने क्राइम करते जा रहा है, अब प्यार की आड़ में या किसी और प्यार भी नहीं कहूँगा, व्हाट ही डिड वाज अडल्ट्री की आड़ में अब तू ये सब करता चला जा रहा है। यहीं पे दिखाया है कि हाउ पीपल मैनिपुलेट्स रिलीजन फॉर देयर ओन अल्टीरियर मोटिव्स। ऐसे तो तुम सबसे पीस लविंग जो धर्म होगा तुम उससे को भी छोड़ दोगे, उसके में भी तुम कोई ना कोई लूप होल निकाल दोगे। बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए, क्यों जी? गौतम बुद्ध भी तो छोड़ के गए थे, हम तो गौतम बुद्ध बने रहे। बीवी बच्चे छोड़ देते, पीछे वो भूखे मर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए आप, पीछे से आपका परिवार भूखा मर रहा है। टू सी हाउ पीपल कैन मैनिपुलेट देयर बिलीव्स ऑन अदर पीपल्स बिलीफ फॉर देयर ओन रीजंस। किसी भी रिलीजन या कोई भी रिलीजन अपने में बुरा नहीं है, आप कैसे उसको यूज करते हो अपने मोटिव्स के लिए, इट इज ऑल अबाउट दैट। ओके, तो पर ये मूवी पूरी की पूरी एकदम मतलब परफेक्ट तो है नहीं, ठीक है। हम सबको पता है कि कहाँ पे लैग करती। तुमको लगता होगा ये वाली मूवी लैग करती है एक्चुअली तृप्ति ढिमरी वाले टाइम पे, कि वो वाला सीन ज़बरदस्ती घुसेड़ा गया था, बट नहीं, एक्चुअली में वो वाला सीन नहीं घुसेड़ा गया है, घुसेड़ा ये वाला गाना गया है। वो वाला सीन तो वो सीधे सीधे बताता है that your character, the main guy that you getting attached to, he can cheat not only on his wife but on the audience as well. वो आपके morals के साथ भी खेलेगा। मैं ये एक चीज़ अडल्ट्री भी करूँगा, पर इसे अडल्ट्री को रोमांटिसाइज भी करूँगा। मैं पीछे गाना चल रहा होगा मेरे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। अडल्ट्री को अडल्ट्री की तरह रहने दो। इफ़ द स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग एक्सेप्ट द होल थिंग एज चीटिंग, ठीक है, देन लेट इट बी चीटिंग। वहाँ पे उसको क्या ऐसा सच्चा प्यार वाला मोमेंट दिखा रहे हो आप, म्यूजिक वगैरह डालो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट एक बैक एंड फोर्थ और अच्छे से दिखाओ। वहाँ पे एक मोमेंट का आपने बैक एंड फोर्थ दिखाया है कि वहाँ पे ये जो है रश्मिका है, शी इज़ ट्राइंग टू नो वेयर हिज हस्बैंड एंड हिज हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर समवेयर एल्स। ऐसे और बहुत बैक एंड फोर्थ दिखा सकते थे। इनफैक्ट इस स्क्रीन प्ले में एक सबसे बड़ी फॉल्ट ये आती है कि इसके जो घर वाले हैं, दे आर ऑल्सो ओके विद इट। दादाजी को पता चलता है कि इसके मतलब पोते का अफेयर चल रहा है, वो अब इसके फादर को नहीं बताएंगे और इसके फादर कन्फ्रंट नहीं करते हैं इसको, ये क्या है, ये क्या बाहर जाके तू इश्क लड़ा रहा है। और उसके सारे घर वाले इसके साथ ओके हैं कि अरे हाँ हाँ। एंड द पॉइंट इज कि अगर आप ये दिखाना चाहते हो ना कि इस पॉइंट पे इसके घर वाले भी इससे डरने लग गए हैं कि इसको भी कोई कन्फ्रंट नहीं करना चाहता है, तो वो भी आप दिखा नहीं पाए हैं इस सीन से। दे आर ऑल्सो ओके, हाँ चीट कर रहा है तो कर रहा है, चलता है, होता है, इतनी सुंदर बंदी होगी तो कोई भी चीट करेगा। नहीं भाई, मिसोजिनी यहाँ पर आती है। Where all the men in the family have accepted adultery altogether. Not only his brothers, but his grandfather, and most probably his own son, which will be Balbir. बलबीर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरा बेटा तो अब जो भी कर रहा है बेटे को, और अगर बलबीर ने एक्सेप्ट कर लिया तो बलबीर के साथ साथ उसकी माँ को भी पता चल गया होगा, तो उसकी माँ ने भी एक्सेप्ट कर लिया हाँ मेरा बेटा तो बाहर जाके अफेयर कर रहा है। ऑफ स्क्रीन पता तो चल ही सकता है ना ये वाली बात, अगर लॉजिकली सोचो। बट ये कहीं पे भी ये नहीं दिखाते कि फैमिली वाले डरे हुए हैं, ऑल्दो रियलिटी यही है। कुछ कुछ जगह पे दिखाता है कि दे आर
they can acknowledge and they can understand how their son is reacting and how what kind of a maniac their son is becoming. But डर वाला एस्पेक्ट जो संदीप रेड्डी वांगा को दिखाना चाहिए था, that even his family members are now afraid and even they cannot say. और उनके सामने बड़े स्टाइल से बोल रहे हैं कि आउट ऑफ मैरिज करते नहीं थे क्या, क्या बात है. यहाँ पे मिसोजिनी आती है, यहाँ पे वांगा साहब के राइटिंग फॉल्टर मारती है. एनीवे आगे बढ़ते हैं. अडल्ट्री करके आता है भाई साहब, बहुत बढ़िया मस्त गाना चलता है कि पहले भी मैं एकदम बस बढ़िया गाना चला. फिर आप आते हो, बीवी के साथ झगड़ा करते हो, किस करते हो, फिर दूसरा गाना चल जाता है. मतलब पिछले वाले इमोशन को जो ऑडियंस ने फील किया वो नलीफाई. अब आप एक नया इमोशन लीजिए, बदरंगे में सतरंगा है ये इश्क है. अब इसको छोड़ो, अब आप तुम पहुंच जाओ स्कॉटलैंड में जाके बंदा ढूंढो. वहाँ पे बंदा मिला आपको, मेन अबरार के साथ लड़ाई करते हुए नया गाना. अब आप एक नई फीलिंग लो. आप इतने सारे इमोशन क्यों थोप रहे हो? और अगर थोप रहे हो तो मैं नहीं कह रहा हूँ स्क्रीन प्ले में मत दिखाओ. स्क्रीन प्ले से मेरे को यहाँ पॉइंट पे इशू इस पॉइंट पे नहीं है कि आपकी स्टोरी में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चीज़ें क्यों हो रही, बट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फोर्स क्यों किया जा रहा है कि अब आप ये फील करो. मत रखो गाना भाई, क्यों रख रहे हो गाना? क्या ज़रूरत है आपको गानों की? आपको गानों में इसीलिए ज़रूरत है ना, बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर ओन स्क्रीन प्ले. तो आपको अपने स्क्रीन प्ले को ट्रस्ट करना पड़ेगा, दैट यू डू नॉट हैव टू पुट अ सॉन्ग ईच एंड एवरी फकिंग टाइम. You have to understand one thing, and all the new filmmakers, you have to understand, stop spoon feeding your audience. Note, अगर तू स्क्रिप्ट उठा के देखे, if you read the script at this moment, and स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते अगर वो इमोशन इवोक नहीं हो रहा है, then that means that scene needs a little rewriting. That doesn't mean कि अब तू पीछे गाना लगा दे, अब तू बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दे, अब 2-3 इफेक्ट्स ये वाले लगा दे, एडिटिंग में ये वाले 2-3 करतब कर दे. ये तो आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो. और ये 2-3 गिमिक्स आपके ऑडियंस पे थोड़ी देर तक काम करेंगे, ज़्यादा देर तक काम नहीं करते. एनीवे, दूसरी बात जहाँ पे राइटिंग बहुत फॉल्ट करती है इन इंडिकेटिंग अ रियल मोटिव्स. आपको कैरेक्टर का मोटिव ही फील नहीं होता. क्या है, क्या मोटिव इस आदमी का? ये जो आदमी को मारने जा रहा है वो उस आदमी का इससे रिलेशन क्या है? स्पेशली ये कैरेक्टर कौन है? शक्ति कपूर इसके कौन सा अंकल है? उस अंकल का इसके फादर के साथ क्या रिलेशनशिप शेयर करते हैं वो? अरे भाई, बैटमैन में भी अगर तुम ये दिखाते हो कि उसको 2 बंदे हेल्प कर रहे हैं, मोगन फ्रीमैन कर रहा है और दूसरा उसको उसका बटलर एल्फ्रेड हेल्प कर रहा है, तो ये तो बताता है कि मोगन फ्रीमैन है कौन. ऐसे तो है नहीं कि एकदम रैंडमली के उसके ऑफिस में टहलता हुआ आदमी है. बताते हैं कौन से डिवीजन को लीड करता है वो. तो इफ़ ही इज़ इन अ वे काइंड ऑफ मॉर्गन फ्रीमैन टू दिस क्रिश्चियन बेल बैटमैन, देन टेल ना हु इज़ दिस गाय एंड हु इज़ दिस गाय जो मर गया. फिर बाद में पता चलता है वो अजीज़ का भाई था. दिस इज़ द ओनली कैरेक्टरिस्टिक. उसका कोई भौकाल नहीं है, उसका कोई दबदबा ही नहीं है. वो आदमी आता है, उसका काम है, वो लास्ट में 2 गोली खाता है, उसके आदमी पूरी गन अपने सीने पे ले लेता है. और ये आदमी सिर्फ अपने मुंह में एक बंदूक मतलब लेता है और ठोक देता है, जिसमें भी इसका चेहरा दिखता ही नहीं है. रामाधीर की डेथ क्यों सेटिस्फाइंग लगती है? क्योंकि रामाधीर के साथ एक स्टोरी अटैच्ड है ना. तुमने अपने किसी भी विलेन के साथ स्टोरी अटैच नहीं करी. ना तुमने अपने बॉबी देओल के साथ कोई स्टोरी अटैच करी, ना तुमने इस आदमी के साथ कोई स्टोरी अटैच करी. ये जो शक्ति कपूर का कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है क्या? ये इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, अच्छी बात है, बट ये है कौन? एनिमल जो फिल्म है उसको 2 पार्ट में होना चाहिए था. पहला पार्ट वुड बी जस्ट हिम ट्राइंग टू फाइंड आउट हु इज़ दिस गाय. सेकेंड पार्ट में पता चलता बॉबी देओल का कैरेक्टर क्या है. और फिर बाद में दिस होल थिंग कुड हैव टेकन प्लेस एंड वहाँ पे बॉबी का कैरेक्टर भी हमें समझ में आता और एनिमलिस्टिक चीज़ें समझ में आती. फिर उसके एंड में दिखाते कि भाई रणबीर कपूर का डॉपलगैंगर भी है जो उसको मारने आ रहा है. तो दो द फिल्म इज अ वेरी गुड पीस ऑफ वर्क व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच सीन इंडिविजुअली, बिकॉज इंडिविजुअली ईच सीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट एज अ होल नैरेटिव द स्टोरी फॉल्स शॉर्ट, द स्टोरी फॉल्स वीक, which is okay, fine. You can have a very strong character. It's a very strong character based. मतलब अगर एक कैरेक्टर स्टडी वाले जो भी रोल्स होते हैं रणबीर कपूर के, वो बहुत बखूबी निभाता है आदमी.
वो सबसे ज़्यादा शाइन उन्हीं कैरेक्टर्स में करता है जहाँ पे वो पूरी फिल्म इज़ अबाउट नॉट द प्लॉट बट अबाउट द पर्सनैलिटी. दैट्स इट. दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से. फिल्म को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था. स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग है इस फिल्म का, ठीक है. कुछ जगह पे फॉल्टर्स करता है, दैट इज़ ओके, फाइन, आई अंडरस्टैंड. बट स्क्रीन प्ले अलग है, स्टोरी अलग है, राइटिंग अलग है. स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइटिंग थोड़ी वीक है. और अगर आप थोड़े से भी समझदार इंसान हो तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ. बाकी अगर आपको कोई शेम करता है कि आपको ये मूवी क्यों पसंद है और आपको ये मूवी नहीं देखनी चाहिए, इट्स अ वेरी बैड फिल्म, तो आप उनको क्या बोलोगे?